हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं। तो आज से जो है आपके सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है बिहार में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। अब सेकेंड ईयर जीएनएम का एग्ज़ाम जो है बिहार में चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग के सामने जो फर्स्ट पेपर होता है MSN 1 का, उसका जो है हम लोग यहाँ पे लेकर आ चुके हैं, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 सेशन 21 से 22 वाला जिनका सेकेंड ईयर है, समझ गए, बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना। ओके, समझ गए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले स्टेट में है, हरियाणा हो, झारखंड हो, MP मध्य प्रदेश हो, या फिर जो है अदर स्टेट में है, अभी सेकेंड ईयर राजस्थान है, अभी बहुत सारे स्टेटों में एग्ज़ाम होना है, तो उनको जो है ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है उनको आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और साथ में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आएगा, तो उनको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है देख सकते हैं 15 नंबर का है। 15 गो MCQ है, मल्टीपल चॉइस चुनने वाला, और 15 नंबर का है, ठीक है। तो 15 नंबर बिल्कुल आसान है। देखिए पहला प्रश्न है, कहता है कि औषधि के जनक कौन कहलाते हैं, मतलब हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन में सुश्रुत है, चरक है, धन्वंतरी है, हिपोक्रेटस है, समझ गए। तो मेडिसिन के जो जनक कौन है, हिपोक्रेटस राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा दूसरा प्रश्न है, कहता है शल्य चिकित्सा सर्जरी के जनक कौन है। तो देखिए जो सर्जरी के जो जनक है वो कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सुश्रुत है वो सर्जरी के जनक है, समझ गए। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोनों प्रश्न अच्छा था, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहता है कोलीलिथियासिस का अर्थ क्या होता है, कोलीलिथियासिस का मीनिंग क्या होता है। तो कोलीलिथियासिस अगर कोई जाने होंगे, मेरे ऑब्जेक्टिव देखे होंगे, तो उनको पता है कि गोल्ड जो होता है गॉल ब्लैडर का जो है ये क्या होता है, स्टोन होता है, उसी को हम लोग पित्त की पत्थरी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। कान में दर्द को क्या कहते हैं। तो देखिए कान में दर्द होता है तो उसे हम लोग एक क्या बोलते हैं, ओटालेजिया बोलते हैं। ओटालेजिया जो होता है वह कान में दर्द और एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, समझ गए। जबकि ओटोलेरोसिस होता है, यह कान के हड्डियों का प्रॉब्लम है, इनमें से कोई नहीं। और लेबरिंथ जो होता है, यह जो कान का जो लेबरिंथ है, जो इनर ईयर है, उसमें इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। तो ओटालेजिया राइट आंसर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 5वां नंबर है, कहता है मेटास्टेटिस कहाँ पाया जाता है। तो देखिए आप लोग को मैं कैंसर पढ़ाया हूँ, कैंसर सेल कितने प्रकार के हम लोग पढ़ाए हैं, एक हम लोग बेनाइन ट्यूमर और एक मेलिग्नेंट ट्यूमर हम पढ़ाए हैं। तो आप लोग को पढ़ाए हैं कि मेटास्टेसिस जो है बेनाइन ट्यूमर में अनुपस्थित होता है, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर में यह उपस्थित होता है। तो राइट आंसर कौन होगा, बी नंबर होगा। मेलिग्नेंट जो है, मेलिग्नेंट जो होता है, मेटास्टेटिस जो है इसमें उपस्थित होता है, समझ गए। तो ये हम पढ़ा चुके हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, निगलने में दिक्कत होना क्या कहलाता है। डिफ़िकल्ट इन स्वेलिंग, डिफ़िकल्ट इन स्वालोइंग क्या होता है, तो क्या होता है, डिस्फेजिया होता है। निगलने में परेशानी को क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया। एनोरेक्सिया क्या होता है, एग्नोसिस है, समझ गए, एग्नोसिस है। उसके बाद यहाँ पे डिसअर्थिया है, और यहाँ पे आप लोग को देख लीजिए एफेक्सिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिस्फेजिया सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे कहता है क्षय रोग से संक्रमण फैलता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय, क्या यह सेक्सुअल से फैलता है, तो गलत है। क्या यह खून के रास्ते फैलता है, तो गलत है। क्या यह मल या मौखिक रूप से फैलता है, तो गलत है। क्या यह ड्रॉपलेट मतलब छींक से, थूक के बूंद से सबसे फैलता है, तो बिल्कुल सही है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रैक्शन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो मैं आप लोग को ट्रैक्शन पढ़ाया हूँ, स्क्रीन ट्रैक्शन, समझ गए ना, अलग अलग ट्रैक्शन हम लोग पढ़ाए हैं। तो ट्रैक्शन क्या करता है कि बैक रेस्ट के लिए, या जो है स्पाइनल को भार को कम महसूस कराने के लिए, या सीधा करने के लिए ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। तो सूजन तो होगा नहीं, हृदय होगा नहीं, श्वसन होगा नहीं, फ्रैक्चर राइट आंसर है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, आप लोग कहता है स्टोमेटाइटिस किसका सूजन है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूँ कि स्टोमेटाइटिस जो होता है यह क्या होता है, मुंह का संक्रमण है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हाइटल हर्निया क्या कहलाता है। तो डायफ्रेमेटिक हर्निया जो होता है यह हाइटल हर्निया कहलाता है, समझ गए। आप लोग को पता होगा तो हाइटल हर्निया डायफ्रेमेटिक हर्निया में क्या होता है, जो उदर क्षेत्र का जो ऑर्गेन होता है ना, वह डायफ्राम को पार करते हुए थोरेटिक कैविटी में प्रवेश कर जाता है, समझ गए।
हम पढ़ाए हुए हैं हर्निया को। कौन सी स्थिति में स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जाता है? देखिए स्पाइनल एनेस्थेसिया तो जो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में दिया जाता है, पता है ना, लेकिन कभी कभी ये जो है प्रोन पोजीशन में भी दिया जाता है, समझ गए, अधोमुख स्थिति में ये दिया जाता है, समझ गए। चलिए लिथोटोमी तो होगा नहीं क्योंकि लिथोटोमी स्त्रियों के लिए है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कहता है स्वस्थ व्यक्ति का कुल शारीरिक द्रव कितना होता है? मतलब टोटल बॉडी वाटर इन ए हेल्थ एडल्ट, मतलब किसी स्वस्थ व्यक्ति में जो जल का मात्रा है, जो द्रव का मात्रा है शरीर में कितना होता है? तो आप लोग को जो है पता होना चाहिए, यह जो है 50 से 75% के आसपास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या दिया है? 50 से 70, तो यही ए वाला सही होगा, समझ गए। चलिए सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि लिखित अनुमति लेने का क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए किसी भी सर्जरी में हम लोग पेशेंट के रिलेशन से क्यों जो है रिटन हम लोग लेते हैं, इसीलिए कि अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन होता है पेशेंट के साथ में तो कानूनी रूप से जो है बचा जा सके, इसीलिए रिटन लिख कर लेते हैं सर्जरी से पहले। तो ये क्या होता है कि स्वास्थ्य कर्मियों को कानूनी जटिलता से बचने हेतु, ठीक है, तो बी आंसर सही होगा। ओके चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, कहता है कि राइनाइटिस को जो है राइनाइटिस को जो है किस नाम से जानते हैं? तो कोरजोआ जो होता है, कोराइजा जो होता है, इसको हम लोग राइनाइटिस के दूसरा नाम से जानते हैं, समझ गए। चलिए टीबी जो होता है, टीबी का प्रतिरोधी दवा क्या है? तो आप लोग को हम टीबी में जो है क्षय रोग में आप लोग को पढ़ाए थे कि क्षय रोग के उपचार में निम्न दवाइयाँ दिया जाता है। तो उसमें आइसोनिजाइड भी पढ़ाए थे, पैराजिनेमाइड भी पढ़ाए थे, इथाम्बुटोल भी पढ़ाए थे, यानी तीनों जो है आपका दिया जाता है एंटी ट्यूबरकल ड्रग में, समझ गए। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, समझ गए चीज़ को। चलिए तो 15 नंबर बिल्कुल आसान था मिलना, जो कि हम बता दिए, समझ गए। चलिए आप लोग के भी अगर अदर स्टेट में है तो उनके लिए बहुत यूजफुल है, समझ गए, अच्छा ऑब्जेक्टिव पूछा है। नेक्स्ट देखिए डॉट्स थेरेपी किस बीमारी में देते हैं? तो आपको पता होना चाहिए टीबी के बीमारी में जो है डॉट्स थेरेपी देते हैं, ठीक है। फेफड़े का सूजन क्या कहलाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए फेफड़े के सूजन को जो पैरेन्काइमा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निमोनिया बोलते हैं, समझ गए, क्या बोलते हैं? निमोनिया बोलते हैं। पैरेन्काइमा में जो इन्फेक्शन होता है इसे निमोनिया बोलते हैं, समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा, डैश ग्रंथि शारीरिक तापमान समान बनाती है, ठीक है। कौन सा ग्रंथि है जो शरीर के टेम्परेचर को नॉर्मल बना के रखता है? तो आपको पता होना चाहिए हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है यह शरीर के तापमान के लिए उत्तरदायी है, समझ गए। चलिए अत्यधिक मात्रा में मूत्र होना क्या कहलाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर अत्यधिक मात्रा में मूत्र हो रहा है मतलब पॉलीयूरिया होता है, समझ गए। पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज़्यादा मूत्र होना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कहता है डैश के स्तर के बढ़ने को पीलिया कहते हैं। अब जोंडिस होता है तो हम पढ़ाए हुए हैं कि जोंडिस में किसका लेवल बढ़ता है शरीर में? तो बिलिब्रिन की जो मात्रा होता है, बिलिब्रिन का जो मात्रा होता है, बिलिब्रिन का जो मात्रा होता है बिलुब्रिन, उसका बिलुब्रिन का मात्रा जो है क्या होता है? बढ़ता है, समझ गए। बी का मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, कहता है ऑस्टियोपोरोसिस डैश की बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस किसकी बीमारी है? तो आप लोग को पता होना चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी बोन की बीमारी है, समझ गए ना। यह हड्डी और मसल्स का बीमारी होता है, समझ गए। चलिए मायोकार्डियल इन्फारक्शन को डैश कहलाता है। मायोकार्डियल इन्फारक्शन क्या कहलाता है? मायोकार्डियल इन्फारक्शन इज एल्सो नोन एज हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फारक्शन को जो है हम लोग हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, पता होना चाहिए क्योंकि हम ये सब पढ़ा चुके हैं लॉन्ग में भी, समझ गए। चलिए देखिए दर्दपूर्ण पेशाब डैश कहलाता है। पेनफुल मिक्ट्यूरेशन इज टर्मेड एज। हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि अगर पेन हो, दर्द हो मूत्र करने में तो डिफ़िकल्ट होता है तो उसे डी से डिनोट करते हैं, यानी डिसयूरिया होगा, समझ गए। डाइसूरिया होगा तो वही हो जाएगा पेनफुल, यानी डी फॉर डिफ़िकल्ट और यू फॉर यूरिया। पेन होने में, मूत्र होने में, डिफ़िकल्ट होना यानी पेन होना, समझ गए। चलिए ईसीजी द्वारा डैश का परीक्षण किया जाता है। ईसीजी द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? तो चेस्ट का परीक्षण, हृदय का परीक्षण किया जाता है, समझ गए। तो छाती का परीक्षण जो होता है ईसीजी के द्वारा होता है, समझ गए। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग के बीच में क्वेश्चन है, कहता है थायमिन की कमी से डैश बीमारी होती है। थायमिन, सबसे पहले ये समझिए कि थायमिन किसको कहते हैं? तो जो विटामिन B1 होता है इसी को तो हम लोग थायमिन बोलते हैं, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। अब ये जो थायमिन के कमी से यानी विटामिन B के कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बेरी बेरी होगा, समझ गए, बेरी बेरी। ओके चलिए
स्तनों में मवाद होना क्या कहलाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि स्तन में मवाद होना, स्तन में दर्द होना, स्तन में गांठ होना को हम लोग क्या बोलते हैं? मस्टाइटिस बोलते हैं। कि मस्टाइटिस बोलते हैं ना। और वही अगर ब्रेस्ट में सर्जरी होता है तो उसे क्या बोलते हैं? मास्टेक्टोमी। समझ गए? तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आँखों से शरीर परीक्षण क्या कहलाता है? आँखों से शरीर का परीक्षण क्या कहलाता है? इंस्पेक्शन कहलाता है। इंस्पेक्शंस कहलाता है। समझ गए? इंस्पेक्शंस कहलाता है आँखों से शरीर की परीक्षण। ओके, चलिए। समान तरह का कैंसर होता है, मतलब कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर। कॉमन टाइप ऑफ कैंसर का समान रूप कौन सा होता है? तो देखिए, जो बेनाइन ट्यूमर होता है ना, जो बेनाइन सेल होता है, वो कैंसर का क्या होता है? बेनाइन जो सेल होता है वह कैंसर का क्या होता है? समान रूप होता है। समझ गए? इसमें जो ऊपर हम लोग बताए हैं, इसमें मास्टाइटिस जो होता है यह अनुपस्थित होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कहता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा में सूजन क्या कहलाता है? तो आप लोग को पता है कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा में सूजन होना यानी गैस्ट्राइटिस कहलाता है। गैस्ट्राइटिस कहलाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 15 नंबर है, ऑपरेशन के बाद देख रेख को क्या कहते हैं? तो देखिए, ऑपरेशन के बाद जो देख रेख होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव मतलब होता है कि बाद का देखभाल। समझ गए? यानी सर्जरी के बाद के देखभाल को पोस्ट ऑपरेटिव, पहले के देखभाल को पेरी ऑपरेटिव, और दौरान होगा तो पेरी ऑपरेटिव। समझ गए? तो ये चीज़ें समझ लीजिए। तो ये 15 नंबर ये भी आसान था। तो 15 30 नंबर जो है आपका झोली में चला गया। कम से कम 28 नंबर तो आपके झोली में जाना चाहिए था, एकदम नो डाउट। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम बताएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा है, कैंसर को परिभाषित करें। क्या कैंसर हम नहीं पढ़ाए हैं? बिल्कुल पढ़ाए हैं। इसके कारण, चिन्ह एवं लक्षण को विस्तृत रूप से लिखे। अब देखिए, इसके चिन्ह और लक्षण जिसको CAUTION, जिसको ए याद होगा, कौशन जिसको याद होगा, उसको कैंसर का जो है आराम से वो जो है इसका फुल फॉर्म लिख देता तो उसको जो है लक्षण चिन्ह हो गया। समझ गए ना? इसका लक्षण चिन्ह तो यही ना है, कौशन। इसी कौशन के अनुसार होता है। समझ गए? चलिए कैंसर के प्रबंध के बारे में लिखिए। कैंसर के प्रबंध, मैनेजमेंट, कि कैसे इसका उपचार करेंगे, कैसे इसका प्रबंध रोकथाम करेंगे। तो प्रबंध में इसका जो दवाइयाँ हैं, जो उपचार है, उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है? चलिए, तो ये हम पढ़ा चुके हैं। तो 15 नंबर आपका ये भी हो गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे देखिएगा, 4th क्वेश्चन है। कहता है GERD से क्या समझते हैं? गर्ड से क्या समझते हैं? बताना था कि GERD होता क्या है। तो देखिए, GERD जो होता है यह क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है। तो देखिए, इसको फुल फॉर्म जो होता है वो होता है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। क्या होता है? देख लीजिए, समझ गए? एसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज। समझ गए? DISEASE। समझ गए? डिजीज, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज। G फॉर गैस्ट्रो, E फॉर इसोफेगल। समझ गए? R फॉर रिफ्लैक्स और D फॉर डिजीज। समझ गए? अब इसका मतलब समझे कि यह पाचन तंत्र से संबंधित एक प्रॉब्लम होता है, जिसमें होता यह है कि जो भी भोजन किया जाता है वो भोजन क्या होता है कि रिफ्लेक्स करता है। मतलब भोजन जो है स्टोमेच से, आमाशय से क्या होता है, आहार नाल में ऊपर की ओर प्रतिवर्त होता है, मतलब बैक करता है। जो भोजन पेट में होना चाहिए, पेट से आंत में जाना चाहिए, वो भोजन होता यह है कि गर्ड वाले पेशेंट को पेट से जो है बैक मारता है, यानी आहार नाल की तरफ जो होता है वह भोजन जो है जाता है। यानी जो एसोफेगल स्फिंक्टर होता है वह सही से बंद नहीं होता, जिससे जो भोजन होता है वह आहार नाल में क्या होता है, चला जाता है वापस पेट से। समझ गए? और यही जो है गिर्ड होता है। समझ गए? अब आप लोग समझिए कि कोई पेशेंट को अगर इस प्रकार के प्रॉब्लम है कि उसके जो है पेट में भोजन है, पेट से उसके आंत में जाना चाहिए, फिर पचने के लिए जो है धीरे धीरे और जो चीज़ें ज़रूरत करना है आमाशय से, मल से निकल जाता है। लेकिन गर्ड वाले पेशेंट का ये होता है कि भोजन अपचत होता है, डाइजेशन सिस्टम प्रॉब्लम रहता है, जिससे होता यह है कि रिफ्लेक्स करता है। पेट से जो भोजन है ऊपर की तरफ, यानी जहाँ से जिस होकर आया है आहार नाल से, उसी नली में जो है पेट से जो है ऊपर की तरफ बैक हो जाता है भोजन, और व्यक्ति को लगता है कि जो है
नली जो है पूरा पैक है, पूरा पेट जो है भैक है। यह क्यों होता है? तो जब एसिडिटी बढ़ता है पेट में, अम्लता बढ़ता है यानी गैस की बीमारी होती है, तो यह गर्ड की बीमारी होता है। और आप लोग अनुभव करते होइएगा कभी कभी कि लगता होगा कि जो है भोजन जो है गले पर अटका हुआ है, गले से जो है बाहर की तरफ आ रहा है या अभी तक खाए हुए ही लग रहे हैं। ये सब क्या है? गर्ड का लक्षण होता है, समझ गए। और ये गर्ड अगर ज़्यादा दिन ऐसे हो रहा है कि भोजन लग रहा है कि ऊपर की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ फेंक देगा, मतलब वह गर्ड का लक्षण है। यह एसिडिटी, अम्लता, पेट दर्द, श्वास नली, श्वास फूलने में ये समय दिक्कत देगा, ठीक है। इसके बीमारी में एंटासिड ये सब दे सकते हैं। और इसके जो है कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि एसोफेराइटिस होगा, समझ गए ना, एसोफेराइटिस हो जाता है, समझ गए। तो ये सब जो है गर्ड समझा दिए, आप लोग जो है लिख लीजिएगा कि कोई व्यक्ति को अगर भोजन पेट से ऊपर की तरफ बैक आने लगे तो यही प्रॉब्लम गर्ड कहलाता है। क्यों होता है? जब एसिडिटी बढ़ता है तो व्यक्ति का जो स्फिंक्टर होता है, जो एक्सफिंक्टर्स होता है, उसको क्या होता है कि बंद नहीं हो पाता है वह जो है पूर्ण रूप से, और भोजन जो है उस होकर ऊपर की तरफ आहार नाल में ही जो है प्रवेश करने लगता है, ठीक है, पेट से, समझ गए। तो यही गर्ड होता है। अब नर्स क्या क्या इसमें लिखेगी आप लोग को देख लीजिए, समझ गए। चलिए अब बाकी यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन है कि किन्हीं 5 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। किन्हीं 5 पे लिखना है। यहाँ पे 6 दिया है, 5 पर जो है आपको लिखना है 5-5 नंबर का, समझ गए। तो देखिए कह रहा है एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया के ऊपर क्या हम एनेस्थेसिया नहीं पढ़ाए हैं? बिल्कुल पढ़ाए हैं। उसके बाद एपेस्टेक्सिस भी पढ़ाए हैं, एपेंडिसाइटिस भी पढ़ाए हैं, डायलिसिस भी पढ़ाए हैं, ठीक है। और एक कब्ज तो आप लोग आमतौर पे लिख सकते हैं, कब्ज तो नॉर्मल चीज़ें हैं, समझ गए। तो सर्जरी टीम, सर्जरी दल में कौन कौन से होते हैं पता होना चाहिए। तो ये सब जो है हम पढ़ा चुके हैं। तो 25 नंबर आपका ये भी आराम से मिलेगा, समझ गए। चलिए सॉरी 25 नंबर का नहीं है, 3-3 नंबर का ही है, यानी डिटेल में नहीं लिखना था, 3-3 नंबर का ही है, 5 को लिखना था, 15 नंबर मिलता, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लास्ट प्रश्न है आपके सामने, COPD। आप लोग को पता है मैं COPD पढ़ाया हूँ। COPD होता है जो श्वसन तंत्र का एक जो है बीमारी होता है, जिसमें 3-4 बीमारी जो श्वसन से रिलेटेड बीमारी है वो जो है आपके इस COPD समूह में आता है, समझ गए। और ये COPD हम पढ़ा चुके हैं। COPD से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए नर्सिंग भूमिका लिखे। COPD रोगी के मरीज हेतु नर्सिंग केयर बनाएं, नर्सिंग केयर प्लान बनाएं, समझ गए। तो ये जो है 15 नंबर आपका यहाँ पे हो गया। तो ये भी हम पढ़ा चुके हैं, समझ गए। 15 नंबर का आपका ये भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है 15 नंबर आपका ये भी पढ़ा चुके हैं, यानी 45 नंबर ए, और समझ गए ना, 45 नंबर ए हो गया। और उसके बाद 30 नंबर ऑब्जेक्टिव, 75 नंबर, समझ गए। टोटल 6 क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन से आपको 5 ही का जवाब देना है, कोई 5 ही का कोई जवाब देना था, समझ गए ना। 75 नंबर का ही होता है। तो इसमें से मान गए मैं ये GERD मैं नहीं पढ़ाया हूँ, तो इसको छोड़ना भी है, एक क्वेश्चन छोड़ना भी था, तो इसको हम छोड़ भी देंगे। तो जो है हमारा आराम से 75 नंबर के 75 नंबर हम पढ़ा चुके हैं, यानी 100% हम पढ़ाए हैं, समझ गए। जो आपके सामने हल भी बता दिए, समझ गए। चलिए बाकी जिनका एग्ज़ाम आगे है, इन सभी प्रश्नों को जो है प्रैक्टिस कर ले, आने वाले एग्ज़ाम में जो है उनको एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए बाकी GERD क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दिया कि गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज होता है। मतलब यह एसिडिटी, पेट में अम्लता बढ़ने के कारण जो भोजन किया हुआ रहता है उस भोजन को जो है आगे आंत में नहीं जाकर वो पेट का जो भोजन है वो आहार नाल में ही बैक आता है, समझ गए। जिससे व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के सांस से रिलेटेड, कब्ज से रिलेटेड और विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम, इसोफेगल प्रॉब्लम और स्टोमक अमाशय प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलिए तो बाकी आप लोग को मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।